लिली अपना नर्सिंग स्कूल फिनिश कर चुकी है। वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहती है, इसलिए वो एक मेंटल असाइलम ज्वाइन करती है क्योंकि उसकी फर्स्ट जॉब थी। इसलिए उसे ज़्यादा डेंजरस पेशेंट्स के साथ काम करने के लिए नहीं कहा गया। उसे वो पेशेंट्स दिए गए जो कम वॉयलेंट थे, जैसे कि सुसाइडल पेशेंट्स, डिप्रेस्ड, वो पेशेंट्स जिन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, या वो जो कभी कुछ नहीं बोलते थे। उसने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ काम किया, पर उनमें से एक उसका फेवरेट था, ऑर्थर। वो एक सीनियर पेशेंट है। वो कभी कुछ नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं, बस बीच बीच में अपना सर हिला देता, लाइक अ नॉड। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो ऑर्थर के बहुत क्लोज हो गई। वो बहुत अच्छा लिसनर था। लिली घंटों तक उससे बातें करती रहती और वो खामोशी से सुनता रहता, बस अपना हेड नॉड करता। वो उससे अपनी लाइफ की हर बात शेयर करती, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में और अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। कोई और होता तो बोर हो जाता, पर ऑर्थर नहीं। वो बहुत पेशेंटली उसकी बातें सुनता और सर हिलाता रहता। हर छोटी से छोटी बात जो उसे परेशान करती वो ऑर्थर के सामने बड़बड़ाती रहती। एंड ऑर्थर जस्ट नॉडेड। लिली को उस असाइलम में कई महीने हो चुके थे। वो ऑर्थर को ऑब्जर्व कर रही थी और वो देखती थी कि वो तो बिल्कुल हार्मलेस है। वो डिसाइड करती है कि वो उसे वहां से निकालेगी। वो वहां रहना डिजर्व नहीं करता। वो ऐसे एक कमरे में सारा दिन बैठ के बस अपना सर हिलाते हुए अपनी पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता। वो आज़ादी से जीना डिजर्व करता है। लिली सुपरवाइजर के साथ मीटिंग फिक्स करती है और ऑर्थर को भी अपने साथ लेके जाती है। वो रिक्वेस्ट करती है ऑर्थर को छोड़ दिया जाए। वो इनोसेंट है, बिल्कुल भी किसी के लिए थ्रेट नहीं है। वो अपना ख्याल भी रख सकता है। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना डिजर्व करता है। ऑर्थर पास ही बैठा था और सब सुन रहा था। वो हमेशा की तरह अपना सर हिलाता है, पर सुपरवाइजर को ऐसा नहीं लगता। वो उसे मना कर देता है, पर लिली ने भी ठान लिया था वो ऑर्थर को आज़ाद करवा के रहेगी। वो बार बार अपने सीनियर्स से ऑर्थर के लिए आर्ग्यू करती और कुछ दिनों बाद फाइनली उसकी बात सुन ली जाती है। सुपरवाइजर ऑर्थर को रिलीज करने के ऑर्डर्स दे देते हैं। लिली बहुत खुश होती है। जल्दी से जाके ऑर्थर के साथ ये अच्छी न्यूज़ शेयर करती है। वो उसे बताती है कि अब वो आज़ाद है, वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकता है। पर ऑर्थर हमेशा की तरह सिर्फ अपना सर हिलाता है। लिली उसे बताती है कैसे वो उसका अच्छा दोस्त बन चुका है और वो उसे बहुत मिस करेगी। वो बातें करते करते एक पेपर पे अपना नाम और एड्रेस लिख के ऑर्थर के हाथ में दे देती है। वो उसे कहती है कि वो उसे लेटर्स लिख के अपनी लाइफ के बारे में अपडेट देता रहे कि असाइलम के बाहर अब उसकी लाइफ कैसी है। ऑर्थर अपना सर हिलाता है। उस शाम जब लिली अपने घर पहुंचती है तो वो बहुत खुश थी। उसे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसने ऑर्थर की मदद की है। वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर के साथ ये अच्छी न्यूज़ शेयर करती है। उस रात जब वो सोने गई तो उसके चेहरे पे एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट थी। उसके इतने लंबे समय की मेहनत के बाद फाइनली उसे जीत मिली थी। आधी रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से नींद टूटती है। ये आवाज़ें नीचे हॉल से आ रही थी। वो हिम्मत करके उठती है, दरवाज़ा खोलती है। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे हॉल में उसकी मॉम, डैड और सिस्टर की लाशें पड़ी हुई थी। सारा फर्श खून से भरा हुआ था। वो झुक कर देखने की कोशिश करती है क्या वो लोग अभी भी जिंदा हैं। तभी उसे एक परछाई नजर आती है। वो मुड़कर देखती है। दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उसकी चीख उसके गले में ही दब जाती है। ये ऑर्थर था। वो वहां खड़ा बस उसे घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था।
उसके एक हाथ में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी थी और दूसरे हाथ में एक पेपर, वही पेपर जो खुद लिली ने उसे दिया था, जिसपे उसने अपना नाम और एड्रेस लिखा था। वो डर से कांपने लगती है। तभी ऑर्थर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। कांपती हुई आवाज में उससे पूछती है, क्या वो उसे भी मार देगा? वो जवाब में कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपना सर हिलाता है। बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीचों बीच छोटा सा घर है जहां लूसी अपने 2 भाइयों के साथ रहती है। गर्मियों की एक रात तीनों भाई बहन वेरांडा में बैठे हैं ताकि वो ठंडी हवा और सनसेट को एंजॉय कर सके। बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई। वो सब डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें सोने जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद जब लूसी अपने बेड में लेटी हुई थी, उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के अपने कमरे की खिड़की खोल देती है। फिर वो बेड पे लेटे लेटे खिड़की से बाहर चांद को देखती रहती है। तभी एक चीज उसका ध्यान खींचती है। दूर ग्रेवयार्ड के पास उसे 2 छोटी छोटी लाइट्स दिखती हैं जो कि हिल रही हैं। ध्यान से देखने पर उसे ऐसा लगता है जैसे ये किसी जानवर की आंखें हैं, पर उसे समझ नहीं आता ये कैसा जानवर है। पेड़ों और झाड़ियों के बीच होते हुए वो आंखें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही मिनटों में अचानक से वो गायब हो जाती है। लूसी को लगता है कि कोई जानवर उसके घर की तरफ बढ़ रहा है और शायद से छुप गया है। वो झट से उठती है और खिड़की बंद कर देती है। डरते हुए वो वापस अपने बेड में जाके बैठ जाती है, लेकिन अभी भी खिड़की के कांच से वो बाहर ही देख रही थी। अब उसे एक परछाई दिखती है जो उन्हीं चमकती हुई आंखों के साथ धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ती है। थोड़े ही मिनटों में वो परछाई उसके घर के लॉन तक पहुंच गई है। चांद की रोशनी में उसे कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है। ये इंसान की तरह ही 2 पैरों पे चल रहा है, पर इंसान नहीं लग रहा। बहुत अजीब से तरीके से चल रहा है और उसकी खिड़की के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है। लूसी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपना दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर भागना चाहती है, लेकिन उसका दरवाजा बिल्कुल खिड़की के पास है। वो हिम्मत करके उठती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, और वो जैसे ही लॉक पर हाथ रखती है उसे कांच टूटने की आवाज आती है। वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है और डर से वहीं जम जाती है। टूटे हुए कांच से होते हुए वो क्रिएचर क्रॉल करता हुआ उसके पास आ जाता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एकदम से उस पर झपटता है और उसके बालों से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो अपने दांतों से उसकी गर्दन पे काट लेता है। वो जोर से चीखती है और वहीं बेहोश हो जाती है। दोनों भाई उसकी चीख सुनते हैं और उसके कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन कमरा अंदर से लॉक था। बहुत कोशिश करने के बाद दरवाज़ा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर अपनी बहन को लहूलुहान बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। एक भाई भागकर टॉवल लेकर आता है और उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। दूसरा भाई खिड़की से होते हुए उस क्रिएचर का पीछा करता है। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। वो उसी सेकंड वापस भागता है अपनी बहन की मदद करने के लिए। दोनों भाई लूसी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर उसके जख्म का इलाज करते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। थोड़ी दिनों में उसका जख्म भर जाता है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। दोनों भाई पुलिस स्टेशन में जाके इस इंसिडेंट्स की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। वो ये कह के टाल देते हैं कि शायद से कोई पागल खाने से भाग गया होगा। लूसी घर वापस आ जाती है
पर दोनों भाई नहीं चाहते कि वो अब वापस से उसी कमरे में सोए। पर लूसी उन्हें समझाती है कि उसे अपने कमरे में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पागल कोई रोज रोज तो भागेंगे नहीं, इसलिए उन्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर दोनों भाई को रिस्क नहीं लेना चाहते। वो उसके कमरे के ठीक बाहर हॉल में सोते हैं, लोडेड गन्स के साथ। कई दिन शांति से निकल जाते हैं, पर एक रात एक आवाज से लूसी की नींद टूटती है। यह आवाज उसकी खिड़की पर से आ रही थी, जैसे खिड़की के कांच पर कोई स्क्रैच कर रहा हो। देखने पर उसे वही क्रिएचर नजर आता है। वो पूरी जोर से चीखती है। दोनों भाई उसी सेकंड अपनी बंदूकें लेके उसके कमरे में आ जाते हैं। वो क्रिएचर उसी टाइम भाग जाता है। दोनों भाई उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। एक गोली उसकी टांग में लग जाती है और वो क्रिएचर गिर जाता है, बट समहाउ उठता है और फिर से भागना शुरू करता है। वो कब्रिस्तान के पीछे एक वॉल्ट के अंदर जाके छुप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन दोनों भाई लूसी को साथ लेके ग्रेवयार्ड में जाते हैं और वहां के केयरटेकर को वो वॉल्ट खोलने को बोलते हैं। अंदर जाने पर उन्हें एक बहुत भयानक नजारा दिखाई देता है। सारे कॉफिन्स खुले हुए थे। पूरे फर्श पे जगह जगह हड्डियां और सड़े हुए मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। वहां सिर्फ एक ही कॉफिन था जो बिल्कुल ठीक था। उसे खोलने पर उन्हें वही क्रिएचर दिखाई देता है। वो सो रहा था कि बेहोश था पता नहीं, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था और उसकी टांग पर गोली लगी हुई थी। वो पास के चर्च से प्रीस्ट को बुलाते हैं। प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि एक वैम्पायर से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। वो एक लकड़ी उसके सीने में घुसा देते हैं और उसके कॉफिन को आग लगा देते हैं और तब तक वहां से नहीं जाते जब तक उसकी लाश पूरी तरीके से जल के राख में नहीं बदल जाती। सुजैन अपने घर में अकेली रहती है। थोड़े टाइम पहले उसका अपने पति से डिवोर्स हो चुका है, लेकिन जिस बात की वजह से वो कंप्लीटली डिप्रेस थी वो थी उसके बेटे बॉबी की मौत। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अब उसका बेटा उसकी लाइफ में नहीं है। वो बॉबी को वापस पाना चाहती थी। वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कर देती है। जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों के बारे में पढ़ती, उतना वो इस अंधेरी दुनिया में खोती जा रही थी। एक तरीके का एडिक्शन हो गया था उसे। उसे एक ऐसे स्पेल का पता चलता है जिससे आप मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा कर सकते हो। वो उस स्पेल को यूज करने का सोचती है। एक रात अपने घर में वो फ्लोर पे एक पेंटाग्राम ड्रॉ करती है और बहुत सारी कैंडल्स जलाती है। एग्जैक्टली मिडनाइट को वो उस पेंटाग्राम के बीच में जाके खड़ी हो जाती है। एक सैटेनिक बुक से देखकर जोर जोर से चैंटिंग करने लगती है। वो लूसीफर से प्रे करती है कि वो उसे उसका बेटा वापस कर दे। चैंटिंग पूरी होने के बाद कैंडल्स बुझा देती है, अपने घुटनों पे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अचानक से उसे अपने दरवाजे पर हल्की सी स्क्रैचिंग सुनाई देती है। वो धीरे से उठ के दरवाजे के पास जाती है। अब स्क्रैचिंग लाउड हो चुकी थी। कौन है वहां? वो जोर से चिल्लाती है। एक लंबी खामोशी के बाद उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मॉमी। दरवाजा खोलने पर वो शॉक्ड रह जाती है। वहां एक छोटा लड़का था। वो भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। बॉबी, ये तुम हो? ये सच में तुम हो? सुजैन भागकर टॉवल लेकर आती है और बॉबी को उसमें रैप करके गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने बेटे को बताती है कि उसके बिना
वो कितनी अकेली हो गई थी। वो उससे पूछती है कि वो उसे छोड़ के कहाँ चला गया था, क्या हुआ था उसके साथ। पानी, ठंडा पानी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जब मैं उठा मुझे कुछ याद नहीं था। मैं बारिश में चलता गया। फिर कुछ लोगों ने मुझे देखा। मुझे नहीं पता मैं जिंदा था या नहीं। तुम जिंदा हो मेरे बच्चे, तुम जिंदा हो। क्या मैं अच्छा बच्चा था मम्मी? ऑफ कोर्स, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या आप मुझे प्यार करते थे? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या आप मेरे साथ अच्छे थे? बिल्कुल। बॉबी सुसैन को घूरता है। उसके मासूम से चेहरे पर एकदम से बहुत भयानक सा गुस्सा आ जाता है। वो अचानक वहां से भाग जाता है और घर की सारी लाइटें बंद हो जाती है। सुसैन चिल्ला के पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। कोई जवाब नहीं आता। बॉबी स्टॉप इट, अभी के अभी वापस आओ। बॉबी प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज वापस आ जाओ। वो बैक करने लगती है। तभी अंधेरे में से एक आवाज आती है, मम्मी अंधेरे में इस गेम का मजा आएगा, तुम्हें अंधेरे में चोट लग सकती है, प्लीज। सुसैन अंधेरे में बॉबी को ढूंढने की कोशिश करती है। वो गुस्से से चिल्लाती है और बॉबी को बोलती है कि वो ये गेम बंद करे और जल्दी से अपनी माँ के पास वापस आ जाए। तभी एक दरवाजा जोर से खुलता है। वहां बॉबी खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा किचन नाइफ है। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं मम्मी। सुसैन डर और शौक से लड़खड़ा कर गिर जाती है। अंधेरे में बॉबी धीरे धीरे चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुमने झूठ बोला था मम्मी, बॉबी गलती से नहीं डूबा था। बॉबी जानबूझकर डूबा था क्योंकि तुम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी जान ले ली। वो वापस भी नहीं आना चाहता था। बॉबी तुमसे नफरत करता है। वो तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहता, इसलिए उसने मुझे भेजा। तभी बाहर बिजली कड़कती है। कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, खिड़की से कमरे में रोशनी पड़ती है। सुसैन उस चीज को देखती है जो बॉबी की जगह वहां आई थी।